नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, मतलब एक साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण क्या होता है, जैसे कि एक बिजनेस में ए, बी और सी, ए बी और सी है जो बिजनेस पहले से चला रहे हैं। ठीक है, अब उसी में से कोई एक साझेदार इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, छोड़ करके चला जाता है और अपना हिसाब किताब फर्म से कर लेता है। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। हिंदी में कहेंगे अवकाश ग्रहण या निवृत्ति। ठीक है, तो अवकाश ग्रहण में क्या होता है कि एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है और बाकी के दो रह जाते हैं। ठीक है, जो पार्टनर इस बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर। उसको बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर, जैसे कि ए बी सी था, इसमें से सी अगर रिटायर होता है, सी अगर रिटायर हो जाएगा तो सी को बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर, मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार। ठीक है, और ए और बी अपना बिजनेस बंद नहीं करते, अपने बिजनेस को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो जो बच गए उसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। उसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर मतलब बचा हुआ साझेदार। बच कौन कौन गया, ए और बी, ए और बी। ठीक है, इसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। और जो अपना हिसाब किताब बिजनेस से कर लिया, बिजनेस को छोड़ दिया, उसे बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर हम समझ लिए। अब सवाल ये उठता है कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस को छोड़ के जाएगा क्यों, रिटायर क्यों होगा, मतलब रिटायर होने की क्या स्थितियाँ हो सकती है, परिस्थितियाँ हो सकती है, किस परिस्थिति में कोई साझेदार बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो रिटायर कब होता है, जब उसे वह बिजनेस करने का आगे से अब मन ना हो, वह चाहता है कि अब इस बिजनेस को हम नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, बिजनेस को छोड़ देगा, तो इसे कहेंगे रिटायरमेंट। तो ये पहला केस हुआ जब वह बिजनेस को नहीं करना चाहता है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर में मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस समय भी वह बिजनेस को छोड़ सकता है, तो दूसरा केस हुआ। तीसरा सबसे बड़ा कारण बुढ़ापा। अगर उसका उम्र हो गया है तो उससे काम नहीं होगा, तो काम अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वह बिजनेस को छोड़ देगा। तो इन परिस्थितियों में वह क्या करता है कि बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है, जिसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर। इस परिस्थिति में जब वह इस बिजनेस को अब नहीं करना चाहता है, दूसरा कोई बिजनेस करना चाहता है तब, या फिर जब उसे किसी पार्टनर से मतभेद हो जाए तब, तीसरा जब वह बूढ़ा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, बीमारी हो जाए कोई, इस वजह से वह इस बिजनेस को नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तीन परिस्थितियों में वह बिजनेस को छोड़ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो बनता है वह एग्रीमेंट से बनता है, वो स्टार्ट होता है तो एग्रीमेंट से। इसी तरह से जब वो छोड़ के जाएगा तो उस समय भी कुछ एग्रीमेंट होगा और कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, तो ए बी सी पार्टनर थे और उसमें से कोई एक पार्टनर जैसे कि सी उसमें से रिटायर हो गया, तो जब सी रिटायर होगा तो रिटायर होने का एक अच्छे से सूचना देना पड़ेगा बाकी लोगों को, मतलब बचे हुए साझेदार को भी और पब्लिक को भी। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके साथ कौन सी परिस्थितियां बनेगी। ठीक है, और उस साझेदार की क्या स्थिति है। तो जब भी कोई साझेदार इसमें से रिटायर होता है, पार्टनरशिप से रिटायर होता है, मतलब छोड़ के जाता है, तो उसे उस दिन तक, इस दिन तक जिस दिन रिटायर होता है, जैसे कि हमने मान लिया एक डेट है, तो वह कहता है कि 1 अप्रैल 2021 तो वह रिटायर होना चाहता है। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले
इसे बता देना पड़ेगा सभी साझेदारों को, मतलब उपयुक्त नोटिस देना पड़ेगा जब छोड़ के जा रहे हैं। और जब वह छोड़ के जाता है बिजनेस को, तो 1/4/2021 से पहले किए गए सभी कामों के लिए वह उत्तरदायी होता है, सभी काम के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इस डेट से पहले स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वह काम क्या है, चल ही रहा है। जो काम अभी तक चल रहा है तो उस काम के लिए भी वह रिस्पॉन्सिबल होगा काम पूरा होने तक, ठीक है। तीसरा, अगर वह बिजनेस को छोड़ के चला जाता है और पब्लिक में इस बात की सूचना नहीं देता है कि हम इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं, तो पब्लिक उसको भी उस काम के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है जो जिस काम में वह नहीं था, मतलब बिजनेस को छोड़ के चला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जब वह छोड़ के जाए तो पब्लिक को भी एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम उसको सार्वजनिक सूचना उसे देना पड़ेगा कि इस बिजनेस से हम अलग हो चुके हैं। अगर वह सूचना नहीं देता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो उसके उत्तरदायित्व हुए। अब क्या होता है कि अधिकार, जैसे कि वह अगर इस बिजनेस को छोड़ के जाता है तो इसी के जैसा बिजनेस, सेम टू सेम बिजनेस वह कर सकता है, मतलब इसके कंपटीशन में दूसरा बिजनेस कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी वह इस तरह का बिजनेस करेगा तो इस तरह के बिजनेस में वह इस बिजनेस का नाम यूज नहीं करेगा, मतलब पहले वाले बिजनेस का नाम यूज नहीं करेगा, ठीक है। वैसा बिजनेस कर तो सकता है लेकिन उसका नाम यूज नहीं करेगा। अगर नाम यूज करता है तो उसका प्रॉफिट बाकी पहले वाले साझेदारों को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करना है कि अपना हिस्सा लेना है, उसे अपना हिस्सा लेना है। तो इसका हिस्सा कैसे बनेगा वह भी हम लोग सीखेंगे अभी आगे। तो सी को जितना भी पैसा देना है, जितना उसका हिसाब बन रहा है, उसे बचे हुए साझेदार ना उसको वापस करेंगे, लौटाएंगे। तो अगर वह लौटाने में देर करता है, उस टाइम पे नहीं लौटाता, जैसा कि अगर वह 1/4/2021 को रिटायर हो गया तो इसका मतलब यह है कि सी का जितना भी हिसाब बनता है उसे 1/4/21 को वापस कर देना चाहिए। अगर वह वापस नहीं करता है बचे हुए साझेदार तो वह उसका लोन माना जाएगा। इसका लोन, जो पार्टनर रिटायर होगा, जो पार्टनर रिटायर होगा वह उसका लोन होगा, ठीक है। जैसे कि हम किसी और से लोन लेते हैं वैसा ही लोन वह भी माना जाएगा। तो उस लोन पे उसे 6% प्रति वर्ष की दर से, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। 6% प्रति वर्ष की दर से। कब? जब उसे रिटायरमेंट के दिन पैसा वापस नहीं होता है। तो जितना लंबा उसका पैसा रखेगा उतना ज़्यादा उसे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वह इंटरेस्ट नहीं मिलता तो दूसरा ये है कि बिजनेस के प्रॉफिट में उसके कैपिटल रेशियो में, ध्यान रखना है कैपिटल रेशियो में, उसका जितना कैपिटल है, इसका कैपिटल, तो रिटायर करने वाले पार्टनर के कैपिटल के रेशियो में उसे प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है। कब? जब उसका पेमेंट नहीं होता। ध्यान रखना है कि वो प्रॉफिट लेगा लेकिन लॉस वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि तो रिटायर हो चुका है, बिजनेस में नहीं है, तो प्रॉफिट में लेगा। अगर लॉस वॉस होता है तो 6% पर एनम ले सकता है। दोनों में उसको जो अच्छा लगे वह ले सकता है। कब? जब वह रिटायर हो जाता है, उसका पेमेंट नहीं होता है। तो इस बात का एग्रीमेंट हमें उसी समय कर लेना चाहिए जब वो रिटायर होता है। अगर नहीं करता है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट या फिर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट उसे मिलेगा। इसको रिटायर होने वाले पार्टनर को ध्यान रखिए। अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने डेथ भी पढ़ लिया। रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक जैसा ही चैप्टर है, ठीक है। बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है। तो डेथ में भी वही केस है, उसको भी उसी समय पैसा वापस हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। किससे इंटरेस्ट मिलेगा? तो रिटायर होने वाले पार्टनर को। इंटरेस्ट देगा कौन? तो फर्म देगा, ठीक है। कौन देगा? फर्म देगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें यह देखना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है
तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई एक साझेदार बिजनेस को छोड़ दिया, बिजनेस से अलग हो गया, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रिटायरमेंट क्या होता है, अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे तो डेफिनेशन क्या होगा कि जब कोई एक पार्टनर किसी बिजनेस से अलग हो जाए, अपना रिलेशन उस बिजनेस से तोड़ ले, ठीक है, अपना हिसाब किताब कर ले, तो इसे बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो उस केस में उसका क्या इफेक्ट होगा, रिटायरमेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो पहला इफेक्ट तो यह होगा कि पुरानी जो फर्म था ना, फर्म, उसका समापन हो जाएगा, मतलब पुराने बिजनेस का, पुरानी साझेदारी का, फर्म का समापन नहीं, पार्टनरशिप का समापन हो जाएगा। तो जो पुराना पार्टनरशिप था, पुराना पार्टनरशिप वह खत्म हो जाएगा, ठीक है, पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और वहाँ से नया पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ABC पार्टनर था तो 3 पार्टनर थे, तो 3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप था। अब वह क्या हो जाएगा, C के हटने की वजह से पार्टनरशिप खत्म हो गया। अब बच कौन गया, A और B। तो नया पार्टनर किसके बीच होगा, A और, पार्टनरशिप हुआ A और B के बीच, मतलब पुराना पार्टनरशिप खत्म और नया पार्टनरशिप स्टार्ट, ठीक है। तो पहला प्रभाव यह पड़ा। उसके बाद अगर B हट जाएगा तो A और C के बीच पार्टनरशिप, हाँ, A और C के बीच होगा। अगर B हटता है तो A और C के बीच होगा, A हटता है तो B और C के बीच होगा, मतलब कोई भी हट सकता है इसमें से, ठीक है। तो जो भी हट जाएगा, पुराना साझेदारी खत्म और नया साझेदारी स्टार्ट, ठीक है। दूसरा, अगर रिटायरमेंट के डेट पे कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट हो जो अभी तक नहीं बांटा गया है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं, मतलब अगर नहीं बांटते हैं तो उसके लिए एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह समझना है कि रिजर्व और सरप्लस के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा, रिजर्व और सरप्लस के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। या तो उसका हिस्सा मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाकी जो पार्टनर है वो अपने कैपिटल में से उसको दे देगा। क्यों, क्योंकि जो रिजर्व था या प्रॉफिट था वो प्रॉफिट का ही पार्ट था और अभी तक बांटा नहीं गया था, और यह रिटायरमेंट से पहले का है, इसीलिए इसमें पुराने साझेदार का हिस्सा था। तो पुराने साझेदार में तो रिटायर करने वाला साझेदार भी था, इसीलिए उसका भी हिस्सा होगा, इसका रिटायर होने वाले साझेदार के, इसलिए उसका भी हमें हिसाब किताब करना होगा। तीसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी एसेट्स है और लायबिलिटी है, जब उसको खरीदे थे तो कुछ उसका और वैल्यू था, आज के डेट में कुछ और होगा, मतलब बुक वैल्यू कुछ और हो सकता है, और आज के डेट में मार्केट वैल्यू कहिए या फिर प्रेजेंट वैल्यू कहिए, वह कुछ और होगा। तो इसीलिए हमें इसके लिए भी एडजस्टमेंट करना है, या तो एसेट्स का दाम बढ़ा है या घटा है, लायबिलिटी बढ़ा या घटा, तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वह इनके वजह से भी हुआ है, मतलब रिटायर होने वाले साझेदार की वजह से भी हुआ है, इसलिए उसका प्रॉफिट और लॉस कौन लेगा, रिटायर होने वाला साझेदार भी लेगा। इसीलिए रिटायरमेंट के समय क्या होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी सबका फिर से आज के डेट में दाम लगाया जाता है, मतलब रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना है, किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल, क्या है, गुडविल। तो जैसा कि हम जानते हैं गुडविल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम होता है जो उन्होंने मेहनत करके बनाया है। तो मेहनत करने में रिटायर होने वाले साझेदार का भी हाथ था, इसीलिए जब वह रिटायर होगा तो गुडविल का अमाउंट उसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, रिटायर होने वाले साझेदार को। इसीलिए क्या होता है कि गुडविल का भी वैल्यूएशन किया जाता है, और उसका जैसा भी कंडीशन हो उस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर C रिटायर हो गया,
तो सी के रिटायर होने से ए और बी को फायदा हो जाता है, ए और बी को फायदा हो जाता है। कैसे फायदा होता है? मान लिया कि तीनों पहले इक्वली बांट देते हैं, 1 1 1, मतलब 1/3 1/3 1/3, ठीक है। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता 30,000, कितना 30,000, तो 30,000 में तीनों को कितना कितना मिलता? 10,000, ठीक है। कितना मिलता? 10,000। लेकिन चूंकि अब सी रिटायर हो जाएगा तो अगले वर्ष से अगर 30,000 प्रॉफिट होगा तो दोनों को कितना मिलेगा? 15,000, ठीक है। तो मतलब फायदा हुआ। तो जिस साझेदार को फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। और नुकसान किसको हो रहा है? जो जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी और को भी नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो जाएगा, न्यू रेशियो, तो किसी और पार्टनर को भी नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। तो ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कब करते हैं या गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या देना है? गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं किसी भी पार्टनर के रिटायर होने पे या फिर डेथ होने पे, ठीक है। रिटायर होने पे या फिर डेथ होने पे, क्योंकि अगर रिटायर हो चाहे डेथ हो, मतलब अपने मन से छोड़ के जाए चाहे भगवान के मन से छोड़ के जाए, ठीक है, क्या होगा? दोनों का सेम ही है कि मतलब बचे हुए साझेदार को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं किसी भी साझेदार के रिटायरमेंट पे या फिर उसके डेथ पे, रिटायरमेंट पे या फिर डेथ पे, ठीक है। अगर इसी तरह से सवाल में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, तो कब निकालते हैं? तो एडमिशन पे। क्यों? तो जब कोई पार्टनर आता है तो पुराने साझेदार को नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसी में से वो लेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालेंगे? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे जब कोई पार्टनर एडमिट हो, मतलब एडमिशन हो। गेनिंग रेशियो कब निकालेंगे? तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो या फिर उसका डेथ हो जाए, ठीक है। तो क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद और क्या निकालना है कि इस रिटायर होने वाले पार्टनर को कुल मिला के कितना पैसा देना है, कुल मिला करके कितना पैसा देना है, ठीक है। मतलब उसको दिए जाने वाली राशि को हमें निकालना होगा। किसको? रिटायर होने वाले पार्टनर को। उसके बाद अगर उसको तुरंत दे देते हैं तो ठीक है, तो अगर तुरंत दे देंगे तो क्या होगा? हमारा एसेट्स कम हो जाएगा, है ना। या फिर हमें लोन लेना पड़ सकता है अगर मेरे पास कैश उस समय ना हो तो। अगर नहीं देते हैं तो क्या करना होगा? उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका? जो रिटायर पार्टनर होगा उसका, ठीक है, जो रिटायर होगा उसका। तो इफेक्ट क्या क्या पड़ा? इफेक्ट क्या क्या पड़ा? किसी भी पार्टनर के रिटायर होने का इफेक्ट, पहला पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप स्टार्ट। उसके बाद सभी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत हो जाती है। बचे हुए साझेदार फायदे में रहते हैं, मतलब ज्वाइंटली हो सकता है कोई एक नुकसान में भी रहे, तो संयुक्त रूप से क्या होते हैं? फायदे में रहते हैं। तो मतलब हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना है, उसके बाद गुडविल भी निकालना है, साथ में उसको कितना पेमेंट करना है, ठीक है, वह निकालना है। जो भी प्रॉफिट रहेगा तो सबको हमें एडजस्टमेंट करना, प्रॉफिट हो रिजर्व हो जो भी हो सबका क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। और उनको कितना पेमेंट करना है इसका हमें देखना है, ठीक है। अब सवाल है कि हमें एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ेगा। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो इफेक्ट तो देखिए, तो एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या देखना है हमें? एडजस्टमेंट। क्या देखना है? एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी हमने जो देखा, जो जो इफेक्ट पड़ा है उन सभी इफेक्ट के लिए क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। तो पहला एडजस्टमेंट किस बात का, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना होगा। पहला एडजस्टमेंट में हमें निकालना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और साथ में गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि एक साझेदार फायदे में रहते हैं, जो फायदे में रहते हैं गेन किए तो कितने फायदे में, किस हिसाब से फायदे में, इसीलिए हमें क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो का यूज क्या होगा, तो जो भी पार्टनर रिटायर होगा, जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसको भरपाई करना है ना उसके नुकसान का। तो उसके नुकसान का भरपाई कौन करेगा, जो पार्टनर फायदे में रहेगा। जो पार्टनर फायदे में रहेगा वह क्या करेगा, भरपाई करेगा। किसका भरपाई करेगा, नुकसान में रहने वाले पार्टनर का। तो नुकसान में कौन रहेंगे, जो रिटायर होगा, ठीक है। दूसरा, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन भी करना होगा। एडजस्टमेंट में क्या करना होगा, उसका वैल्यूएशन भी करना है कि गुडविल आज के डेट में है कितना और किस पार्टनर का कितना है, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, लेखांकन मानक 26 के अनुसार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन करना होगा। क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी। जितने भी एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो उसका दाम आज के हिसाब से एडजस्ट करना है। मतलब उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन करना है। साथ में अगर कोई भी रिजर्व हो, क्या हो, रिजर्व हो या फिर कोई सरप्लस हो, मतलब प्रॉफिट हो, ठीक है। कोई भी रिजर्व हो या फिर सरप्लस हो जो अभी तक बांटा नहीं गया है, जो अभी तक बांटा नहीं गया है। तो सरप्लस में क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस की, सरप्लस या फिर लॉस की, ठीक है। इसका हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। इसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा। इसका किसका, रिजर्व का, कोई प्रॉफिट हो उसका, कोई लॉस हो उसका, ठीक है। उसके बाद जो रिटायर हुआ है पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उस पार्टनर को कितना देना है, उस पार्टनर को कितना देना है, यह हमें निकालना होगा, ठीक है। तो अमाउंट जो पेबल है, जो अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, इसका भी हमें कैलकुलेशन करना होगा कि कितना देना है। सबसे मेन सवाल यही होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। साथ में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टनर ने कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट किया, या तो उसका पूंजी बढ़ा होगा, घटा होगा, कुछ भी कुछ जरूर हुआ होगा।
क्योंकि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बहुत सारा उलटफेर इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में सेटलमेंट करना होगा। क्या करना होगा? सेटलमेंट मतलब निपटारा। किसका? जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके क्लेम का। तो सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मतलब उसको जो देना है रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये हमें एडजस्टमेंट कर देना है। और साथ में अगर उसका हम सेटलमेंट नहीं करते मतलब पैसा बच जाता है तो उसका लोन अकाउंट भी बनाना हो सकता है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में न्यू बैलेंस शीट भी बनाना हो सकता है, तो हमें एक और नॉर्मल क्या बनाना होगा? न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आपने यह 8 और 1 9 टॉपिक आपने कर लिया तो आपका चैप्टर यह कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने इससे पीछे वाला चैप्टर सब, ठीक है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का था, गुडविल का था, या फिर पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल वाला चैप्टर था और सबसे मेन आपने जो अभी अभी पढ़ा है एडमिशन का, तो अगर आपका एडमिशन चैप्टर क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। इतना इजी चैप्टर है यह, देखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक अगले टॉपिक में चलते हैं कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हम यह देखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वह है जिसमें ये बचे हुए साझेदार मतलब रिमेनिंग पार्टनर अपने फ्यूचर के भविष्य में आने वाले लाभों को बांटेंगे। वह क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर एग्जाम में पूछ दे नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता, तो क्या होता? तो बचे हुए साझेदार भविष्य के लाभ को जिस अनुपात में बांटेंगे उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब पूछ ले गेनिंग रेशियो क्या होता है, मतलब प्राप्ति अनुपात क्या होता है, तो क्या बताएंगे? बचे हुए साझेदार त्याग करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में प्राप्त करते या क्रय करते हैं वह क्या होता है? प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशियो। ठीक है, प्राप्ति अनुपात और गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इससे आगे वाला हम लोग सीखते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो।